गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। देखिए, जब भी हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट निकल करके आता है कि सोर्सेज क्या हैं हमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको जानने के लिए। तो साहित्यिक स्रोत हम कर चुके थे, पुरातात्विक स्रोत के बारे में यहाँ डिटेल से हम करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि नाम से आपको समझने में आना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया है। पुरातात्विक स्रोत तो वो स्रोत हैं, मतलब जब हमने प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित जो वस्तुएं हैं खुदाई में हमें प्राप्त हुई हैं, कुछ भौतिक अवशेष हैं, दैनिक जीवन की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, मृतभांड प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, अभिलेख प्राप्त हुए हैं, चित्रकारी के कुछ साक्ष्य हमें मिले हैं, स्मारक मिले हैं, भवन वगैरह मिले हैं। तो वो क्या है, भौतिक अवशेष जो मिले हैं या दैनिक जीवन की जो वस्तुएं मिली हैं हमें, वो सारे के सारे खुदाई के माध्यम से जिनका उत्खनन किया गया है वो आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो ऐसे ही क्या, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास क्या है, स्रोत क्या क्या है, फिर उसके बारे में बताएंगे भाई। तो यहाँ देखिएगा, अब यहाँ अगर हम बात करें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत की, तो पुरातात्विक स्रोत को साहित्यिक स्रोत से ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों माना जाता है, उसके पीछे दो यहाँ रीजन बताए गए हैं। एक तो प्राचीन जितने भी जो ग्रंथ हमें मिले हैं उनकी रचना की तिथि क्रम जो है, काल जो है, उसके बारे में सही से हमें जानकारी नहीं मिलती। और दूसरा कारण क्या है, जो भी पुस्तकें वगैरह लिखी गई हैं, साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, कई बार क्या होता है, लेखक अपने दृष्टिकोण के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसमें क्या है, वास्तविकता हमें प्राप्त नहीं होती है, उसका खुद का दृष्टिकोण उसमें बाधा पहुंचाता है। तो इसलिए क्या है, पुरातात्विक जो स्रोत हैं उसको ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि उसके साथ क्या कोई छेड़खानी नहीं की गई होगी। जो हमें खुदाई में मिले हैं उसी से क्या है, हम उस समय की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ जो स्रोत हैं उसको लेके चले हम। फर्स्ट पॉइंट है भौतिक अवशेष। अब देखिए, भौतिक अवशेष आपसे पूछे क्या होते हैं, तो भौतिक अवशेष या दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें क्या है, सही अर्थों में उस समय के समाज के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ देखिए, जैसे आप सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हो या किसी भी समय के उस टाइम पीरियड की बात करते हो, उत्खनन के माध्यम से जो वस्तुएं मिली, जैसे हम सिंधु सभ्यता की बात करते हैं कि में हम बहुत से क्षेत्रों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, बनावली, मिठ्यातल, यहाँ पर क्या है, खुदाई के माध्यम से जो अवशेष हमें मिले हैं, तो हमें लगता है कि ये सारे के सारे क्या है, सभी इतिहासकार ये मानते हैं कि एक ही सभ्यता से जुड़े हुए थे, अवशेष आपस में मिलते जुलते हैं। तो उन अवशेषों के माध्यम से क्या है, उस समय की समाज संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। जीवन शैली उनकी कैसी रही होगी उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ देखिए, भौतिक अवशेष के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक बात मैंने आपको बताई कि संस्कृति का अलग अलग बताई, खुदाई के माध्यम से जो तरीके निकाले गए हैं कि एकल संस्कृति टीला है, द्वीप संस्कृति टीला है, भू संस्कृति टीला है। तो जो भी वस्तु हमें मिली है उसके समय की धातु कैसी है, कला कैसी है, वैज्ञानिक उन्नति वहाँ कैसी रही होगी, उनका काल निर्धारण करने में थोड़ी बहुत समस्याएं भी देखने को मिलती है। तो समय के बारे में जानकारी कि किस समय की वो वस्तु रही होगी, उसके लिए क्या है, एक नई विधि निकाली गई है। एक नई विधि है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई कई बार कंपटीशन में आता भी है, जिसको C14 या कार्बन 14 या रेडियो कार्बन विधि के नाम से जाना जाता है। तो बात करें कि प्रत्येक जो प्राणवान वस्तु है, जीव है, उसमें क्या है, कार्बन 14 होता है। और कार्बन 14 जब भी उस जो वस्तु है वो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या है, धीरे धीरे कार्बन 14 की मात्रा क्या है, कम होती चली जाती है। तो ये क्या है, उससे उसके जीवन समय के बारे में पता चलता है कि वो कितना पुराना है, उसकी एज का पता चलता है। तो यहाँ एक देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक आध कंपटीशन में मैंने देखा है कि कार्बन 14 का जो आधा जीवन है वो कितना है, शायद किसी नेट वगैरह में या बड़े एग्जाम में ये आया हुआ है। तो ये 5568 वर्ष है और कार्बन 14 का पूरा जीवन जो है वो 11,136 वर्ष होता है।
तो ये कार्बन 14 जो भौतिक अवशेष हैं, जो दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं, उससे भी क्या है, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा अवशेष जो है वो है अभिलेख। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। तो ये अभिलेख देखिएगा, अभिलेख क्या है, पाषाण शिलाओं के ऊपर, स्तंभों के ऊपर, ताम्र पत्रों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर और प्रतिमाओं के ऊपर क्या है, जो लिखे गए थे, जो उत्खनन किए गए थे, वो अवशेष हैं। और अभिलेखों में अगर बात करें तो सबसे सर्वाधिक जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं वह अशोक के टाइम पीरियड में हैं, और ज़्यादातर क्या है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आपका अभिलेखों का। तो अशोक के समय में मिले हैं ये अभिलेख। और अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की, कंपटीशन में आता है, तो ये है 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ये सफलता प्राप्त की है भाई। और बात करें हम इन अभिलेखों से क्या है, उस समय में राजा कैसे हैं, कैसे आदेश जारी करते हैं, प्रजा की स्थिति कैसी है, अभिलेख कहाँ अंकित किए गए हैं, कौन सी धातु के ऊपर अंकित किए गए हैं, कौन सी लिपि का प्रयोग कर रखा है, तो वो सारी जानकारी क्या है, इन अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अब यहाँ देखिए, अशोक के अभिलेख तो हैं ही, उसके अलावा क्या है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है, रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख है, सातवाहन नरेश पुलमावी का नासिक गुहा लेख है, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख है, और मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख है। और ऐसे ही क्या है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। बहुत से और दूसरे राजा हुए हैं उस टाइम पीरियड में जिनके अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए, अभिलेखों की जब हम बात करते हैं तो अभिलेखों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक तो अशोक का ही ये आता है, जेम्स प्रिंसेप के बारे में। दूसरा कई बार आपका समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ लेख है, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख या इलाहाबाद प्रशस्ति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा से रिलेटेड है। और इसको किसने लिखा, लेखक कौन है इसका, कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हरिसेन ने इसको लिखा है। और ऐसे ही एक आध की और बता सकते हैं, जैसे पुलकेशिन द्वितीय के टाइम पीरियड में ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति है, जो रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है। रुद्रदमन का गिरनार अभिलेख है, इससे क्या है, हमें सुदर्शन झील के बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बहुत से अभिलेख उस टाइम पीरियड के मिले हैं, जिससे क्या प्राचीन भारतीय इतिहास में राजा कैसे हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, उन्होंने क्या क्या काम किए, उनकी जानकारी प्राप्त होती है भाई। थर्ड पॉइंट है हमारा भूमि अनुदान पत्र। अब ये भूमि अनुदान पत्र नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भूमि किसी को दान में दी गई है, उससे संबंधित जो पत्र हमें प्राप्त हुए हैं, तो उससे भी क्या है, प्राचीन भारत ये इतिहास की आर्थिक स्थिति कैसी है, भूमि कैसी है, किसको दान की गई है, किस राजा ने दान की है, वो पता चलता है। तो यहाँ देखिए, अधिकतर जो भूमि अनुदान पत्र हैं वो ताम्र पत्र हैं, जो शासकों व सामंतों द्वारा भिक्षुओं को, ब्राह्मणों को, मंदिरों को, जागीरदारों को राजस्व या दान में दिए गए थे। और इनकी भाषा कैसी थी, प्राकृत, संस्कृत और तेलुगु व तमिल थी। ये अधिकतर क्या है, 600 से 1200 ईस्वी के मध्य के हमें प्राप्त हुए हैं भूमि अनुदान पत्र। और ये मुख्य रूप से क्या है, राष्ट्रकूट, चोल, पांड्य क्षेत्र का ज्ञान हमें कराते हैं। यहाँ देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया, बोगस कोई अभिलेख का 1400 ईस्वी पूर्व का ये हमें मिला है, एक संधि पत्र है ये। और इसमें क्या है, वैदिक जो देवी देवता हैं, वैदिक जो देवता हैं, वरुणनाथ से, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मारक और भवन है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, जो उस समय के जो स्मारक मिले हैं या भवन मिले हैं, उससे क्या है, वहाँ के राजाओं की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए, पाटलिपुत्र में मौर्य वंश के बारे में, तक्षशिला मौर्य और कुषाणों के बारे में, नालंदा, उज्जैन, गुप्त के बारे में, और दिल्ली के कुछ भवन जो दिल्ली सल्तनत की तस्वीर हमें दिखाते हैं। मतलब ये जितने भी भवन स्मारक हमें प्राप्त हुए हैं, राजवंशों की जानकारी देते हैं, कला का ज्ञान हमें कराते हैं, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी, व्यापार कैसा रहा होगा, वो भी जानकारी मिलती है। गुप्त काल में के हमें ज़्यादातर क्या है, इस टाइम पीरियड में मंदिरों के बारे में जानकारी मिलती है कि भी कौन कौन से मंदिर मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, कैसी उनकी बनावट थी। और कनिष्क के टाइम पीरियड के जो भवन मिले हैं, उसमें यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ कुछ और भी भवनों के बारे में, मंदिरों के बारे में जानकारी आपको मिलती है, जैसे जावा के बोरोबुदुर है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कंपटीशन के लिए।
और इसमें क्या है वहाँ कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी इनको बनाने के लिए, जैसे उत्तर क्षेत्र में क्या है नागर शैली, दक्षिण में द्राविड़ शैली, और दक्षिण पथ के जो मंदिर मिले दोनों के मिश्रित शैली जैसे बैसर शैली से निर्मित किए गए हैं। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट स्रोत जो है वो है मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उत्खनन के माध्यम से। अब देखिए मुद्राओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पूरा लेख शास्त्र इसको कहा जाता है। और मुद्राएं और सिक्के उस टाइम पीरियड के जो हमें मिले हैं विभिन्न धातुओं की हैं। तो यहाँ से क्या है मुद्राओं के माध्यम से प्रशासनिक योग्यता कैसी, वंशक्रम कैसा है, तिथि क्रम कैसा है, दरबार कैसा रहा होगा, और जो चित्र मिले हैं हमें पशु पक्षियों के या राजाओं के, उससे भी जानकारी मिलती है भी सामाजिक व्यवस्था की। तो ये क्या है, अब कैसी बनावट रही होगी सिक्कों की, गोलाकार हैं या कौन सी धातु के बने हैं, कैसे वैज्ञानिक उन्नति हुई वो जानकारी मिलती है। तो सबसे प्राचीन जो सिक्के माने जाते हैं वो आहत सिक्के माने जाते हैं, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पंचमार्क सिक्के भी कहा जाता है। और ये 206 ईस्वी से 300 ईस्वी के आसपास ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। और हिंद यूनानी शासकों की 330 सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं भाई। और मौर्योत्तर काल के सिक्के जो हैं सीसा, टीन, तांबा, कांसे के और चांदी के बने हुए थे। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कौन से राजवंश के सिक्के शुद्ध सोने के प्राप्त हुए हैं, तो वो कुषाणों के प्राप्त हुए हैं। और बौद्ध काल में क्या है सिक्कों पर मछली, पेड़, अर्धचंद्र और हाथी के चित्र बना प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी कई बार कंपटीशन में आता है कि समुद्रगुप्त के सिक्कों के ऊपर क्या अंकित किया गया, तो अश्वमेध पराक्रम शब्द अंकित किया गया। अश्वमेध करने वाले वो राजा थे भाई, और वीणा बजाते हुए उनको दिखाया गया है। तो ऐसे ही क्या है अलग अलग राजवंशों के सिक्के हमें मिलते हैं, जैसे उस टाइम पीरियड की जानकारी हमें मिलती है भाई। नेक्स्ट स्रोत देखिएगा क्या है, नेक्स्ट है हमारा मूर्तियाँ भी मिली हैं भाई उस टाइम पीरियड की हमें। तो मूर्तियों में देखिए मूर्तियाँ भी क्या है कि उस टाइम पीरियड में जो राजा महाराजाओं की मूर्तियाँ मिली हैं या किसी मुनि की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं या देवी देवताओं की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ देखिए जनसाधारण की धार्मिक जो आस्था है उसके ऊपर प्रकाश डालती हैं ये मूर्तियाँ। कुषाणकालीन मूर्तियों पर विदेशी प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। गांधार कला शैली, मथुरा कला शैली से बनी हुई दिखती हैं वो हमें। गुप्त काल में जो मूर्तियाँ हैं वो देवी देवताओं की बनाई जाती थी। और भरूच, बोध गया और अमरावती की जो मूर्तियाँ हैं वो जनजीवन के प्रत्येक पक्ष को बताती हुई दिखाई देती हैं। मूर्तियों के अलावा जो स्रोत है वो चित्रकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं, थोड़े बहुत हमें प्राप्त होते हैं, जैसे चट्टानों के ऊपर आदि मानव की झलक दिखाते हैं। अजंता की गुफाओं में है माता तथा शिशु को दिखाया गया है, राजकुमारी के चित्र को दिखाया गया है। तो और एलोरा की गुफाएं हैं, और कोणार्क के सूर्य जो मंदिर है उसमें भी कुछ चित्रकारी का साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे जितने भी पुरातात्विक स्रोत थे वो हैं। अब ये देखिए पुरातात्विक स्रोतों की सीमाएं क्या हैं, मतलब हम पहले तो साहित्यिक स्रोत के बारे में कुछ बता रहे थे, यहाँ पुरातात्विक स्रोत की है। तो पुरातात्विक स्रोत में देखिए कुछ सीमाएं देखने को मिलती हैं कि कुछ अभिलेखों में जो उत्कीर्ण किए गए हैं उसमें राजाओं के विचारों को बढ़ा चढ़ा करके गाया। ऑथेंटिक ये भी कम है, सच्चाई कम देखने को मिलती है कि राजा के जो विचार उन्होंने देखने को मिलते हैं उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया। कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जो पढ़ने लायक स्थिति में अब नहीं रह गए हैं, नष्ट हो चुके हैं ज़्यादातर, और टीलों के नीचे दबे पड़े थे जो पहले, और निकालना भी उनको बहुत मुश्किल है अभी। उसके अलावा कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी का जो सामान है वो भी क्या है उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं उसमें गल करके समाप्त हो गया। मतलब कुछ सोर्सेज क्या हमें मिलते ही नहीं है, कुछ क्या खंडित अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं भाई। तो ये थी हमारी जो पुरातात्विक स्रोत की जो सीमाएं हैं वो। तो ये इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था भाई पुरातात्विक स्रोत वो कंप्लीट हो गए। क्या क्या स्रोत हैं, क्या जानकारी हमें मिलती है, कंपटीशन में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, वो सब कुछ हमने बताया भाई। ओके।